Hello student, hope so you are well and I am also गुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप लोग को नजर आ रहा है, रिनल एब्सिस के नाम से है। इसके साथ हम देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस को भी। तो टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये यूनिट 3 है और हमारा जेनिटो यूरिनरी ट्रैक डिसऑर्डर जो है उसको हम लोग रीड आउट कर रहे थे और वो यूनिट 3 के अंदर आता है। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 का है और पार्ट 2 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। Renal abscess and tuberculosis actually है क्या चीज? Renal abscess is a disease causing microorganism and pocket of pus in hollow area of the kidney. किडनी के अंदर जो है पस होना शुरू हो जाती है किडनी के अंदर। एक्चुअली रेनल एब्सिस क्या चीज़ है? ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, पेनिट्रेट हो जाते हैं। जो हमने लास्ट पढ़ा था यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन लाइक, वो क्या होते हैं, मिकोजा लाइनिंग जो है उसके अंदर पेनिट्रेट होते हैं और कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो उसकी ऊपर सरफेस तक आना शुरू हो जाते हैं और इतना ज्यादा वो अपना वहाँ पे घर बना लेते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, उनकी कॉलोनी इतनी बड़ी हो जाती है कि पूरे होल किडनी को जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। और उसके जो पॉकेट बने हुए हैं जहाँ से फिल्ट्रेशन होती है, उन पॉकेट के अंदर भी क्या होता है, उन एरिया के अंदर पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। होलो ऑर्गन को, जितना ऑर्गन है किडनी का, पूरा ही उसको इन्वॉल्व हो जाता है पस के साथ। और वहाँ पे जो है उसकी इम्यूनिटी पावर जो है वो कम हो जाती है। और दूसरे लाइक जैसे ट्यूबरक्लोसिस का कौन सा जर्म्स है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा ट्यूबरक्लोसिस का है, लेकिन आगे आप उसको देख लोगे। इस तरह से इसकी शेप होती है किडनी की। और ये देखें किस तरह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ है, डिफरेंट शेप है, इनको हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। और रिनल ट्यूबरक्लोसिस की वजह से किस तरह से किडनी की शेप जो है वो चेंज हो जाती है। एक नॉर्मल जो है इस तरह से किडनी होती है और जब वो डिजीज आ जाती है तो इस तरह से वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है। कोई भी ऑर्गन हो, किडनी है या लीवर है, कोई भी है। तो चलें आपके साथ शेयर कर देते हैं रिनल ट्यूबरक्लोसिस किस वजह से हो रहा होता है। ट्यूबरक्लोसिस कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके जर्म्स का नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम, जो कि किडनी के अंदर क्या होता है, पेनिट्रेट हो जाता है, ट्रेवल कर जाता है, सर्कुलेशन के जरिए हो सकता है। लाइक अगर रेस्पिरेटरी डिजीज है उसको ट्यूबरक्लोसिस है, रेस्पिरेशन जो कि चेस्ट के अंदर, लंग्स टीबी है तो क्या होता है, लंग्स के अंदर से क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे पास जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिल्टर होकर आता है। लंग्स क्या कर रहे होते हैं, उसको प्यूरिफाई कर रहे होते हैं ब्लड को। और उसी प्यूरिफिकेशन के दौरान क्या होता है, जब सर्कुलेशन होके पूरी बॉडी को जाता है ब्लड, तो कुछ जर्म्स जो हैं जब वो आते हैं ट्रेवल करते हुए तो वो किडनी तक पहुंचते हैं या हमारे इंटेस्टाइनल तक पहुंचते हैं या ब्रेन तक अगर चले जाते हैं। तो जिस जिस जगह पे वो जाते हैं, अगर वो कॉलोनी बना लेते हैं वहाँ पे, तो उस एरिया को क्या कर देते हैं, ट्यूबरक्लोसिस वहाँ पे होना शुरू हो जाती है। डिजीज जो है वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो अगर किडनी का है तो वो ट्रैवलिंग के दौरान माइकोबैक्टीरियम जो है वो आ गया किडनी के अंदर और फिल्ट्रेशन के दौरान फिल्टर नहीं हुआ। और जैसे किडनी क्या करती है, वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है किडनी यूरिनेशन के जरिए क्या करती है, निकालती है। यूरिनेशन के जरिए निकालती है तो वो क्या हुआ, वो बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम किडनी के अंदर ही रह गया, वहीं पे पेनिट्रेट हो गया म्यूकोजल मेम्ब्रेन के अंदर और उसने वहां पे कॉलोनाइज कर दिया, कॉलोनी बना दी और फिर उसको किडनी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। चलें जी आगे बढ़ते हैं। मोस्ट पेशेंट हैव अक्यूट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड ओनली आफ्टर, क्या है, थेराप्यूटिक फेलियर। क्या होता है थेराप्यूटिक फेलियर? डायरेक्ट अगेंस्ट द यूजुअल बैक्टीरियल यूरिनरी इन्फेक्शन। यस, क्या होगा कि अगर वो मेडिकेशन ले रहा है, अब थेराप्यूटिक फेलियर क्या हुआ कि जो उसने डिजीज को ख़त्म करने के लिए मेडिकेशन ली है, अगर उसका इलाज प्रॉपरली नहीं हो पा रहा और क्या हुआ, वो फेलियर हो गया। सपोज अगर उसको पेन है कुछ है, कंटिन्यूसली वो एक ही मेडिकेशन लेता है तो वो क्या हो जाती है, वो रेजिस्टेंस हो जाती है। और जब रेजिस्टेंट होगी वो, जैसे कोई चीज हम लोग खाते हैं तो वो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे सपोज अगर एग्जांपल दूंगी कि हमने क्या
वैक्सीन लगवाते हैं, बीसीजी लगवाते हैं ताकि इस जर्म्स को क्या करे, हमारी बॉडी एक्सेप्ट करे, लेकिन इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से वो हावी हो जाते हैं वो जर्म्स हमारी बॉडी के ऊपर। अब जैसे कोविड के अंदर जो है कोविड वैक्सीन इसीलिए लगाई गई कि लोगों को किस तरह से बचाया जाए कि बॉडी के अंदर वो जर्म्स आ जाए ताकि फाइटिंग एजेंट जो है हमारी बॉडी के अंदर तैयार हो जाए। लेकिन क्या होता है कि जब वो बार बार हमने 3 डोजेज लगाई तो वो क्या हुआ, वो हमारी बॉडी का ही एक हिस्सा बन गया। सपोज अगर मैं एग्जांपल देती हूँ कि पानी के अंदर जब हम लोग कोई जूस जैसे मिलाते हैं, कोई भी मिला लेंगे हम लोग, जैसे रूह अफ़ज़ा मिलाएंगे या कोई कलर मिलाएंगे तो क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे पानी को कलर दे देता है, रेड दे देगा, ब्लू दे देगा, जो भी जूस आप उसमें डाल रहे हो तो वो उसको कलर दे देता है, वो पूरी तरह उसमें वो उसी का पार्ट बन जाता है। ऐसे ही मेडिकेशन क्या होती हैं, वो हमारी बॉडी का पार्ट बन जाती हैं और हमारी बॉडी का ही हिस्सा हो जाती हैं। अब यहाँ थेराप्यूटिक फेलियर की बात किस तरह से एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि वो अगर उन्होंने एक मेडिकेशन ले रहे हैं तो वो रेजिस्टेंट हो गई, हमारी बॉडी का पार्ट बन गए। अब वो हमारी बॉडी का पार्ट है तो अगर वो क्या करेंगी, वो उसमें इतनी वो नहीं है कि अगर वापस से अगर मैं वही मेडिसिन खाती हूँ तो उसका कोई असर नहीं होगा, उसके लिए चेंज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यूसली एक ही तरह की मेडिकेशन लेने की वजह से इलाज क्या हुआ, फेलियर हो गया और उसने डायरेक्ट वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, इन्फेक्शन कोज करेंगे और यूरिनरी जो बैक्टीरिया है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो कॉज करेगा और वो वापस से उसको यूटीआई होगा, उसके किडनी पेन होगा या फिर उसको बार बार क्या होगा, यूरिन आएगा और पेनफुल यूरिन होगा। और जब अगर यूरिन टेस्ट करवाया जाएगा, कल्चर करवाया जाएगा, डीआर करवाया जाएगा तो उसमें क्या होगा, रीनल टीबी आएगा या उसमें आ सकता है कि पेशेंट के क्या है, यूरिया क्रिएटिनिन जो है, यूसी जो है इंक्रीज हुआ है या फिर क्या होगा कि उसमें कुछ बैक्टीरिया नजर आएंगे। कॉजेज क्या होती हैं इसकी, अगर हम लोग कॉजेज की बात करते हैं तो इन्फेक्शन ऑफ द किडनी, इन्फेक्शन हो गया है किडनी के अंदर और क्या होगा कि वो इन्फेक्शन किस तरह से हुआ है, हिमाटोजेंसियस हो जाता है, स्प्रेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ब्लड के अंदर वो इन्फेक्शन क्या होगा, ट्रैवल करना शुरू, ब्लड के जरिए पूरी बॉडी के अंदर वो ट्रैवल करना शुरू हो जाएगा यहाँ से और वो इन्फेक्शन जो है पूरी बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाता है और ब्लड के अंदर इन्फेक्शन आ जाता है, वो बैक्टीरिया वो इन्फेक्शन जो है पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाएगी। डाइवर्टिकुलाइटिस होगा, यानी कि किडनी की बाहर की तरफ ये देखें कुछ मास जो है बाहर की तरफ वो पेनिट्रेट हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी और जो मास है वो बाहर की तरफ परट्यूटेड हो जाएगा और वहाँ पे सीवियर इन्फ्लामेशन होगी। लाइक जैसे ये देख रहे हैं आप कि ये क्या है, जो पर्सन का ब्लैडर है वहां से परट्यूट होके बाहर को हो गया, उसकी लाइनिंग जो है ये पूरी शेप उसकी क्या हुई, खराब हुई, जिसको डाइवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। इन्फ्लामेशन हो जाती है उसकी लाइनिंग में। अपेंडिसाइटिस इसकी रीजन हो सकती है, स्टोन इसकी रीजन हो सकती है, यूरिन फ्लो बैक जैसे हमने रिफ्लक्स चीज के अलावा रिफ्लेक्स हो जाता है, किडनी में वापस जाना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके स्फिंक्टर मसल्स जो होते हैं वो लूज हो चुके होते हैं। मसल्स जो हैं वो जैसे नर्वस सिस्टम जो है उसका प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा होता। ऐसे ही अगर हम लोग देखते हैं प्रेगनेंसी के दौरान भी रिफ्लेक्स होता है, वो किस तरह से कि प्रेशर होता है, जैसे प्रेगनेंसी से जो है फिटस का प्रेशर होता है तो वो क्या होता है, प्रेस होना शुरू हो जाते हैं, जितने ऑर्गन्स हैं वो प्रेस हो रहे होते हैं तो वो भी यूरिन ब्लैडर जो है जी वो भी प्रॉब्लम करता है। उसमें क्या होता है, बार बार फील होता है पर फीमेल को कि उसको यूरिन आया क्योंकि ऊपर से यहाँ से प्रेशर हो रहा होता है, प्रेशर आ रहा होता है फिटस का और उसे लगता है कि उसका ब्लैडर फुल है। और ये भी एक रीज़न हो सकती है, कॉज हो सकती है। इस दौरान भी क्या होता है क्योंकि वो प्रेगनेंसी के दौरान इम्यूनिटी पावर कम होती है तो वो बैक्टीरिया जो है वो हो सकते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम है, ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया भी वो रिसीव कर सकती है क्योंकि इम्यूनिटी पावर उसकी बहुत ज़्यादा कम है। डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर भी ये रीज़न हो सकता है, उसके इम्यूनिटी कम होने की वजह से वो ट्यूबरक्लोसिस अफेक्ट हो सकती है।
पैथोफिजियोलॉजी अगर देखते हैं तो कॉजेटिव एजेंट क्या करता है, इंक्लूड फीकल इनकॉन्टिनेंस, यानी कि फीकल के ज़रिए फीसिस के ज़रिए क्या होता है, ये बैक्टीरिया फैलता है, या कैथेटराइजेशन के ज़रिए होगा, या अगर उसको यूरिन जो है बार बार जैसे आता है, प्रेगनेंसी इसकी वजह हो सकती है। जो पैथोफिजियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं कॉजेज़ ही हैं जो कि पैथो की रीज़न होती है। रीज़न मेन क्या है, बैक्टीरिया है जो कि यूरिथ्रा के ज़रिए किडनी तक जाता है और यूरिटर्स में जाता है, यूरिटर से किडनी में पहुंचता है, या फिर जो लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ट्रैक बिकम इन्फ्लेम्ड, और उसकी वजह से जब बैक्टीरिया पेनिट्रेट होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि वो क्या करेगा, उस जगह को रप्चर करके ही इनसाइड जो है वो बैक्टीरिया अपनी जगह बनाएगा, और जब जहाँ पे वो पेनिट्रेट होगा वहाँ की जगह क्या होगी, वो वहाँ से एक तो रप्चर हो जाएगा, वो लाइनिंग रप्चर होगी तो ब्लीडिंग होगी तो वहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूसली रहने की वजह से वो फ्लेम होना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेम्ड होगा, यानी कि स्वेलिंग वहाँ पे हो जाएगी। और फिर बैक्टीरिया है तो वो क्या करेगा, वो ग्रो करेगा, तो बैक्टीरिया क्या फॉर्मेशन करता है, पस फॉर्मेशन करता है, वहाँ पे पस भी बनना शुरू हो जाएगी। मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स ट्रिगर्स होंगे, यानी कि यूरिन थोड़ा थोड़ा निकलेगा, यूरिन उसका या तो बैक चला जाएगा अगर यूरिथ्रा पे बैक्टीरिया है वो इन्फ्लेम हो गया है, स्वेलिंग हो गई है यूरिथ्रा, तो वहाँ से क्या होगा, पास आउट नहीं कर पाएगा इजीली यूरिन, मेल है फीमेल है जो भी पर्सन है, तो क्या होगा कि वापस यूरिन क्या होगा, किडनी के अंदर वापस जाना शुरू होगा, और उसकी म्यूकोजल लाइन जो है वो क्या होगी, मेम्ब्रेन क्या होगी, फाइब्रस टिश्यू इन्वॉल्व होंगे, जो कि मैंने बात की कि बैक्टीरिया क्या करेगा, उस म्यूकोजल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट करेगा और वहां पे पस फॉर्मेशन अक्कर होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी मैनिफेस्टेशन देखते हैं तो पर्सन को क्या होगा, चिल एंड फीवर होगा, उसको बहुत ज़्यादा सर्दी के साथ बुखार होगा, और उसको हल्की सी पेन होगी उस एरिया में, और अगर उसको पल्पेट किया जाएगा, ऐसे हाथ लगाकर ऐसे चेक किया जाएगा, तो वो एरिया क्या होगा, वहाँ पे ऐसे मास सा नज़र आएगा, क्योंकि वो स्वेलिंग की वजह से किडनी जो है हार्ड हुई होगी और वो लगेगा कि एक्स्ट्रा कोई मास है वहाँ पे। इसके साथ क्या होगा, अब्डोमिनल पेन होगी, और फील होगा कि प्रेशर, यानी कि उसको फील होगा कि यूरिन आया, जबकि वो वॉशरूम में जाएगा, टॉयलेट में जाएगा तो उसको यूरिन पास नहीं होगा। टेंडरनेस एंड पल्पेशन, जैसे वो एरिया जो है क्योंकि हार्ड हो चुका है बैक्टीरिया की वजह से, माइक्रो बैक्टीरियम वहाँ पे उन्होंने अपना घर बना लिया है, तो वो वहाँ एरिया टेंडर होगा, स्वेलिंग के साथ पेनफुल होगा जब उसको फील करेंगे, और पर्सन जो है उठ बैठ नहीं सकेगा, उसे लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा मीन्स क्या, वो इलनेस की तरफ चले जाएगा और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा, उसको लथार्जिक होगा। और जब उसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए जाएंगे तो उसके अंदर क्या आएगा, एब्सिस आएगा, यानी कि वहाँ पे पस होगी, एब्सिस वहीं पे होता है जहाँ पे पस होती है, और पस जो है उसके कल्चर में भी आएगी, अगर यूरिन कल्चर करवाया जाएगा, ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम उसमें ब्लड टेस्ट में भी नज़र आएंगे, सिटी स्कैन के अंदर क्या होगा, स्वेलिंग नज़र आएगी, अल्ट्रासाउंड में भी स्वेलिंग और मास नज़र आएगा। इंट्रावेनस यूरोग्राफी अगर करवाई जाती है, यानी कि वेन के ज़रिए क्या किया जाता है, डाई पुश करके जब एक्सरे वगैरह किए जाएंगे उसमें भी वो एरिया इन्वॉल्व होगा। और इसके अलावा क्या होगा कि जब वहाँ से बायोप्सी ली जाएगी कुछ टेस्ट के लिए, नीडल डालकर वहाँ से पस ले ली जाएगी या फ्लूइड वहाँ का लिया जाएगा, तो उसके अंदर टीबी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होंगे नज़र आएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट किस तरह से उसकी करनी होती है कि स्मॉल लोकलाइज्ड एब्सिस आर यूजुअली cured by intravenous antibiotic medication alone but may require incision and drainage। क्या होता है कि उस एब्सिस को ड्रेनेज के ज़रिए रिमूव तो किया जाता है, लेकिन उसको क्योर करने के लिए, उसको प्रिवेंशन के लिए, उसको किस तरह से सबसाइड करना है, किस तरह से वो ठीक होगा, हील करने के लिए एंटीबायोटिक का
बहुत ज़रूरी होता है कोर्स करवाना। वो डिपेंड करता है कि वो 7 डेज़ का करना है, 5 डेज़ का करना है या 6 वीक का भी करते हैं। मोस्टली इसके अंदर 6 वीक का भी होता है और ट्यूबरक्लोसिस के अंदर 6 मंथ का भी कोर्स होता है मेडिकेशन का। वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। और क्या, उस ड्रेनेज को क्या करेंगे, उस एप्सिस को क्या करेंगे, उसका टेस्ट करवाते रहेंगे कि वो पस जो है निकालनी है, ताकि और ज़्यादा उसके साथ साथ जैसे एंटीबायोटिक दिया जा रहा होगा ताकि न्यू ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ना हो। पेशेंट इज़ मॉनिटर्ड बाय सेप्सिस, देखना पड़ेगा सेप्सिस। सेप्सिस की बात होती है तो यानी कि ब्लड के अंदर क्या है, पूरा बैक्टीरिया ब्लड के अंदर इन्वॉल्व हो गया है, सर्कुलेशन के ज़रिए पूरी बॉडी क्या हुई है, इन्वॉल्व हुई है उस जर्म्स के साथ। तो उस वक्त क्या होगा, सेप्सिस इज़ अ सीरियस कंडीशन व्हेन पस प्रेजेंट इन योर ब्लड। मॉनिटर करेंगे फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट को कि कितना उसने इनटेक लिया है और कितना उसने आउटपुट किया है। वेरी इंपॉर्टेंट ये होता है ताकि पता चले कि किडनी उसका प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं कर रही, या जितना उसने पिया। अगर ये एक ग्लास अगर हम देखते हैं 250 ml का एक ग्लास होता है, तो अगर उस पर्सन ने जो है 250 ml एक ग्लास पिया है या फिर उसने क्या किया 500 ml पानी पिया है, तो 500 ml में से कुछ उसके दूसरे ऑर्गन्स को भी जाएगा, क्योंकि जो पानी पी रहे होते हैं वो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को क्या होता है, नीड होती है। उसके अलावा जो हमारा ब्लड है वो अगर क्या होता है थिन है, लिक्विड है, तो वो पानी की वजह से ही होता है, और कुछ ब्लड को चाहिए, पूरे ऑर्गन को चाहिए। उसके अलावा 500 में से अगर पर्सन जो है 100 भी उसका यूरिन आता है या 150 भी आता है, इट इज़ ओके, इट्स अ नॉर्मल। और अगर जो है उसका सिर्फ 20 आया है या उसका 10 आया है, तो इसका मतलब कि उसके अंदर जो है किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही और किडनी के अंदर रिटेन है पानी, जो है वो फ्लूइड क्या है, रिटेन है, किडनी के अंदर ही पड़ा हुआ है। या फिर अगर 500 दिया है, 500 ही निकल आया है, तो वो भी जो है क्रिटिकल कंडीशन होती है। उसमें भी देखना पड़ता है कि उसका जो सिस्टम है पूरी बॉडी का वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। ये एक शीट है जो कि इनटेक आउटपुट की शीट होती है, जिसको मेंटेन करना होता है। सपोज 125 ml लिया है, आउटपुट उसने कितना किया, ये टोटल 24 आवर्स का 6 आवरली 2 आवरली भी चेक किया जा रहा होता है, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर। और ये टोटल कितना उसने 24 आवर्स में कितना उसने आउटपुट आया है और कितना उसका इनटेक है। ये टेस्ट किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसकी कुछ पिक्चर्स हैं। हाँ जी, सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ रीनल एब्सिस किस तरह से होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ रीनल एब्सिस में क्या होगा कि इसको ट्रीट किया जाएगा, एंटीबायोटिक के जरिए ट्रीट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है अब इंटरवेंशन किस तरह से, जो एंटीबायोटिक देते हैं बाय वेन ही दे रहे होते हैं, इंट्रावेनस दे रहे होते हैं, पस फॉर्मेशन जो है वो देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एक कैथेटर अगर उसकी सर्जरी हुई है या वहाँ पे कट लगा के पस अगर निकल रही है, ड्रेनेज जो है हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैथेटर के जरिए जो है उसको रखा जाता है। ये बॉटल जो होती है इसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, जिससे पता चल रहा होता है कितना उसका पस जो है किडनी से निकल कर उस इसमें आ रहा है, या वो पस के साथ वाटर आ रहा है, या क्या है। ऑपरेट के दौरान जो है ये ड्रेनेज लगा दिया जाता है ताकि उसकी कंडीशन देखी जाए कि नॉर्मल का वो फंक्शन कर रहा है, या वो ड्रेनेज जो है सिर्फ पस आ रही है, उसमें ब्लड आ रहा है, या कुछ और भी आ रहा है। तो इस ड्रेनेज को भी मेजर किया जाता है और इसको साथ लगा दिया जाता है किडनी के साथ। कैथेटर के जरिए ये पास आउट होता है और कैथेटर एक लगाया होता है जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। नर्सिंग इंटरवेंशन की अगर बात करते हैं तो मेंटेन फ्लूइड बैलेंस जो है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नर्सिस जो हैं वो
आयो चार्ट, जिसको इनटेक आउटपुट चार्ट कहते हैं, उसको बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है, मेंटेन करना होता है। रिप्लेस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि उसकी बॉडी से जो है अगर ड्रेनेज भी लगा हुआ है और उसका जो है अगर वो पेन की वजह से वॉमिट कर रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं। उसको भी मेंटेन किस तरह से करना है, आईवी जो भी लगाया है, फ्लूइड देना है, उसकी केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली किडनी से रिलेटेड है, यूरिन से रिलेटेड है। तो कैथेटर अगर उसको पास हुआ है तो उसकी प्रीनियल केयर, कैथेटर केयर जो है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो अगर प्रीनियल केयर नहीं सही से की जाएगी और अगर वहाँ पे यूरिथ्रा के अंदर पस है तो वो पस फॉर्मेशन जो है, जैसे हमने बात की थी कि बैक्टीरिया कॉलोनी बना लेते हैं, तो वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो जैसे वहाँ पे ग्रो होंगे तो वो रेक्टल तक जा सकते हैं और वहाँ पे एब्सिस हो सकता है रेक्टल में भी, और माइट भी कि वहाँ पे वो क्या हो जाए, वहाँ पे होल भी हो सकता है, फिस्चुला जिसे बोलते हैं, तो उसके भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। फॉलिस को चेक करना है, कोई वहाँ पे जो है ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं आ गया। अगर ऐसा लग रहा है फॉलिस से बिल्कुल यूरिन पास नहीं हो रहा, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या करेंगे, उसको चेंज करना है। फॉलिस जो है वैसे 72 आवर्स के बाद जो है चेंज कर देते हैं, लेकिन अगर सिलिकॉन है तो वो 1 मंथ तक भी चल जाता है। ये डिपेंड करता है कौन सा फॉलिस लगाया है, कैथेटर जो है कौन सा लगाया है। हाइजीन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेशेंट को बात देना है। अगर वो बेड रिटर्न हो गया है पेशेंट, उसकी सर्जरी हुई है तो उसकी साइड चेंज करनी है, उसके जो है बैक मसाज करना है। इसके अलावा उसकी बेडशीट जो है उसका ध्यान रखना है कि कोई रिंकल नहीं है, क्योंकि रिंकल क्या करते हैं, अगर बेडशीट के अंदर रिंकल्स हैं तो वो क्या होंगी, बेड सोर का सबब बन सकती हैं। तो पेशेंट की हाइजीन का भी प्रॉपरली ध्यान रखना है, हेड टू टो हाइजीन का ध्यान रखना है, हेड वॉश करना है, माउथ वॉश करवाना है। अगर वो पेशेंट सही है, कॉन्शियस है, तो आप उसको इनकरेज कर सकते हैं कि वो अपना प्रॉपरली हाथ मुंह धोए, ब्रश करे, टूथ ब्रश करे और प्रॉपरली जो है हैंड वॉशिंग करके फिर खाना पीना जो है वो करे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसको पेशेंट को जो है डिजीज़ के मुताबिक उसको सपोर्ट करना है, एजुकेशन देनी है कि वो सही हो सकता है अगर वो अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कर ले और ध्यान दे, जो बातें जो है जैसे मेडिकेशन प्रॉपरली ले और अपनी सफाई सुथराई का ध्यान रखे, तो वो क्योर हो सकता है। असेसमेंट अगर हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द किडनी फिल विद द, ये आंसर वैसे ही बता दिया है। हाँ जी, देखते हैं, असेसमेंट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द किडनी फिल विद पस फॉर्मेशन। डेफिनेशन के अंदर हमने देखा था कि कौन सा एरिया जो है वो, क्या ब्लैडर उसमें पस फॉर्मेशन हो जाती है, होलो एरिया जो है, जो पॉकेट ऑफ होलो एरिया उनके अंदर होता है, यूरिटर्स के अंदर होता है या यूरिथ्रा के अंदर होता है। जी, होलो एरिया हमने बात की थी कि होलो एरिया जो पॉकेट ऑफ पस है उसके अंदर क्या होगा, वो हम देख लेते हैं इसको। वहाँ पे पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, पॉकेट ऑफ पस इन अ होलो एरिया ऑफ द किडनी। होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको समझ आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर चाहते हैं कि मज़ीद इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर की जाए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि मैं आपके साथ और नई अच्छी वीडियो लेके आ सकूं, इन्फॉर्मेटिव हो, एजुकेशनल हो। और अब मुझे दें इजाज़त।